दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आधुनिक कालीन रचनाकार और उनकी रचनाओं को। तो दोस्तों इसके पहले भी मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको हिंदी साहित्य अकादमी का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र से। तो दोस्तों हम उन्हीं रचनाओं को लेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पिछली परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। गीत फरोश 1953 में, चकित है दुख 1968 में, बुनी हुई रस्सियाँ 1971 में, खुशबू के शिलालेख 1973 में, व्यक्तिगत 1973 में, कालजयी इनका खंड काव्य है 1980 में। तो इतना हमको याद रखना है दोस्तों। आइए थोड़ा ट्रिक से देख लें। दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ 1913 में और मृत्यु हुई 1983 में। जितने भी कवि हैं, रचनाकार हैं दोस्तों, उनका मैं जन्म काल लिखते जाती हूँ ताकि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। जन्म काल को लेकर सुमिलित करने के लिए आता है, फिर क्रम में लगाने के लिए आता है, तो वहाँ से आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो, इसीलिए हमें ऐसे याद करेंगे। रचनाओं के साथ साथ रचनाकार का जो जीवन काल है उसको भी देखते चलेंगे। तो आइए ट्रिक से पढ़ते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र भवानी का प्रसाद खाकर रोष में आ जाते हैं। रोष में आने के बाद क्या करते हैं? गीत फरोश, गीत गाते हैं। कोई भी आदमी को सुना है दोस्तों कि कोई जब रोष में आ जाए और वो भी प्रसाद खाने से तो आदमी को एक बल मिलता है और एक एनर्जी आदमी के अंदर आती है। लेकिन यहाँ पे जो भवानी प्रसाद है, ये प्रसाद खाते हैं तो इनको क्या होता है? रोष में आ जाते हैं और ये गीत गाने लगते हैं, भवानी के लिए गीत गाने लगते हैं। और कितने गीत गाते हैं दोस्तों? 53 गीत गाते हैं रोष में आकर। तो गीत फरोश 1953 की रचना है। आप कभी भी नहीं भूलेंगे, जब भी क्रम में लगाने के लिए आएगा तो आप लगा पाएंगे। इनकी प्रथम रचना है गीत फरोश। नेक्स्ट है चकित है दुख 1968। तो वहाँ पे जो लोग जमा थे पूजा में, भवानी का प्रसाद जहाँ वितरित हो रहा था, तो वहाँ पे जो लोग आए हुए थे पूजा में, चकित है दुख, इनको देखकर चकित भी हुए और दुख भी हुए कि अरे ये कैसा आदमी है जो प्रसाद खाने के बाद रोष में आ गया। कोई भी सोचेगा ना दोस्तों कि ये ऐसा तो नहीं होता है। सभी लोग क्या हो गए? चकित भी हुए और दुख भी हो गए। और वहाँ पर कितने लोग चकित हुए दोस्तों? 68 लोग चकित और दुखी हो गए। वहाँ पे जितने लोग सम्मिलित थे उस पूजा में जहाँ पे प्रसाद मिल रहा था, तो वहाँ पर 68 लोग दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? क्योंकि ये प्रसाद खाकर रोष में आकर इन्होंने 53 गीत गाई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, खुशबू के शिलालेख। तो हम जानते हैं दोस्तों, जो हमारे हिंदू धर्म की मूर्तियाँ होती है वो शिला से बनी होती है और मूर्तियों पर बहुत जगह कुछ लेख रहता है, कुछ लिखा रहता है। तो जब अगरबत्तियाँ वगैरह पूजा करते समय बहुत तरह के खुशबूदार द्रव्य वगैरह चढ़ाए जाते हैं, तो उनसे खुशबू निकलती है और लोग उन्हीं पर पूजा करते हैं। तो खुशबूदार द्रव्य को चढ़ाने की वजह से जो शिला के लेख है, लिखित जो शिला लेख है, उसमें से क्या निकलती है? खुशबू निकलती है। और ये सब भवानी प्रसाद मिश्र के यहाँ जो पूजा हो रहा है वहाँ पर ये खुशबू के शिलालेख वहाँ पे मौजूद है। और कितने खुशबू के शिलालेख मौजूद है दोस्तों? 73 खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र के यहाँ जो पूजा हो रही है वहाँ मौजूद है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कालजयी 1980। तो इसको याद कर लीजिए, खंड काव्य है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नरेश मेहता को, इनका जन्म 1922 में और मृत्यु हुई 2000 में। इनकी मुक्तक काव्य है जो दोस्तों, वन पाखी सुनो 1954 में, बोलने दो नीड़ को 1962 में, मेरा समर्पित एकांत 1963 ईस्वी में, तुम मेरी मौत 1982 में, अरण्या 1985 में, आखिर समुद्र से तात्पर्य 1988 में।
तो इतनी सारी इम्पोर्टेंट है दोस्तों इनकी रचनाएं, उसको देख लीजिए। यह खंड काव्य संशय की एक रात 1962 में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। और महाप्रस्थान 1965 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी एक बहुत ही चर्चित नाटक है बकरी 1974 में, तो याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। इनका जन्म हुआ था 1927 में, मृत्यु हुई 1983 में। तो इनकी रचनाओं को देखिए। काठ की घंटियाँ 1949 टू 1957, बाँस का पुल। इनके रचनाओं को क्रम में लगाने के लिए आता है दोस्तों, तो देखिए इनकी जो प्रथम रचना है वो काठ की घंटियाँ, बाँस का पुल, ये दोनों याद रख लीजिए आप। काठ की घंटियों को लेकर मैं बताती हूँ दोस्तों, एक बार पढ़ लें क्या होता है। बाँस का पुल 1958 टू 1963 की रचना है। एक सूनी नाव 1963 टू 66, और कुआनो नदी 1969 टू 73, जंगल का दर्द 1974 टू 76 है। खुटियों पर टंगे लोग हैं दोस्तों, खुटियों पर टंगे लोग हैं 1976 टू 1981, कोई मेरे साथ चले 1985। तो आइए दोस्तों हम इसको देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, एक बार क्या हुआ, ये अपनी सेना में जितने भी, ये बहुत दयालु स्वभाव के थे, तो अपने सेना में बकरी तक को भी उन्होंने सेलेक्ट किया रखा। तो क्या हुआ, अपना सेना को लेकर वो जा रहे थे और वो हाथ में काठ की घंटियाँ ले रखी थी उन्होंने। क्यों किसी ने पूछा क्यों काठ की घंटियाँ आप हाथ में पकड़े हुए हैं, तो क्या बोल रहे हैं, बाँस का पुल, मुझे बाँस के पुल पर सफ़र करना है अपनी सेना के साथ। सक्सेना भी आ जा रहा है दोस्तों इसमें, अपनी सेना के साथ काठ की घंटियों को लेकर सफ़र कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि आप क्यों काठ की घंटियाँ आपने ले रखी है, तो क्या बोल रही, बाँस का पुल, हम बाँस के पुल को क्रॉस करेंगे, पार करेंगे, इसलिए हम किसी अपने आराध्य से मना रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं ताकि बाँस का पुल टूटे नहीं, क्योंकि मेरी सेना मेरे साथ में है। तो क्या होता है दोस्तों, घंटी बजाने के बावजूद भी वो बाँस के पुल को क्रॉस नहीं कर जाते हैं और अपनी सेना को लेकर उस पुल से उतर जाते हैं। फिर क्या होता है, एक सूनी नाव, एक नाव रहती है बगल में ही, सोचते हैं आप ये तो बाँस का पुल है तो शायद टूट जाएगा, मैं सेना लेकर जाऊँगा, तो वो नाव उतर के नाव में बैठते हैं। एक सूनी नाव रहती है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, नाव को खेने वाला नाविक भी नहीं रहता है। तो क्या करते हैं, खुद अपनी सेना को लेकर नाव में बैठ जाते हैं। और जिस नदी से जो उनका नाव जाती है दोस्तों, वो कौन सी नदी है, कुआनो नदी को पार करते करते क्या मिल जाता है उनको, जंगल मिल जाता है। और जंगल अपना दर्द सुनाता है। क्या सुनाता है दर्द, कि उनका जो जंगल है, उस जंगल में लोगों को टांग दिया गया है, खुटियों का दर्द। खुटी के समान जैसे कपड़े टांगे जाते हैं ना, वैसे ही उस जंगल में लोगों को टांग दिया गया है। तो इसलिए उस जंगल को बहुत दर्द है। क्योंकि उसके जंगल में बहुत सारे लोगों को खुटियों के समान जैसे कपड़े टांगे जाते हैं, उसके वृक्ष पर टांग दिए गए हैं। तो सब लोग इस दृश्य को देख कर डर जाते हैं। कोई भी नहीं, जंगल के जितने भी उनकी सेना है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, कोई भी वो उस तरह का जंगल में प्रवेश करने से डरता है। तो क्या करते हैं, सिर्फ अकेले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जाते हैं और क्या बोलते हैं, कोई मेरे साथ चले। 1805 में तो कोई भी नहीं जाता है, तो वो क्या बोलते हैं, कोई मेरे साथ चले। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, सुदामा पांडे धूमिल, जन्म हुआ 1936 में, मृत्यु हुई 1975 में। इनकी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976, और सुदामा पांडे का जनतंत्र, ये है इनकी प्रमुख रचनाएं। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे याद करेंगे। सुदामा पांडे धूमिल, संसद से सड़क तक जब वो जाते थे, संसद में जाते थे, तो वो कितने किलोमीटर चलते थे दोस्तों, 72 किलोमीटर चलते थे। संसद से सड़क तक 72 किलोमीटर, 72 की रचना है, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है कल सुनना मुझे 1976। तो वो जहाँ पे बैठते हैं संसद में जाकर, वहाँ पे, और उनके साथ कितने लोग बैठते हैं,
76 लोग बैठते हैं और उनको क्या बताते हैं कि कल सुनना मुझे, मैं कल कुछ घोषणा करने वाला हूँ, कुछ सुनाने वाला हूँ इम्पोर्टेंट बातें, तो आप लोग कल मुझे सुनना। नेक्स्ट है सुदामा पांडे का जनतंत्र। तो वो है दोस्तों सुदामा पांडे का जनतंत्र है 1984। मैं ऐसा जनतंत्र बनाऊंगा जिसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे, और कितने अच्छे लोग होंगे उसमें 84 बहुत अच्छे अच्छे लोगों का सिलेक्शन मैं करूंगा। वो सुदामा पांडे का जनतंत्र, तो वो मेरा जनतंत्र होगा, वो सुदामा पांडे का जनतंत्र होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट रचनाकार है केदारनाथ सिंह। जन्म हुआ 1914 में, मृत्यु हुई 2018 में। दोस्तों इनको ध्यान से देखिए, ये केदारनाथ अग्रवाल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अकाल में सारस, अभी बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो, जमीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य रचनाएं, बाघ लंबी कविता, मंच और मचान लंबी कविता, टालस्टाय और साइकिल। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों केदारनाथ। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो से आपको लाभ पहुंच रहा होगा। आप ऐसे ही साहित्य अकादमी जो चैनल है उसको, हिंदी साहित्य अकादमी, उसको देखते रहिए। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।